प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ मैं हूं फैज़ान आरिफ। आज हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है जो हम बाय टू लेट प्रॉपर्टी और बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन के बारे में कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने बड़ी तफसील से बताया था कि बाय टू लेट प्रॉपर्टी या बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन क्या है, और इस सिलसिले में बहुत सारे सवालात भी किए गए थे। हमारे एक्सपर्ट जनाब खालिद महमूद साहब, जो कि माहिर चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं, अपने शोबे के क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, उन्होंने बहुत मुफीद मालूमात आपको दी थी। आज ये इस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है। मौजू आज भी यही है कि बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन, और इसी तनाजुर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा रिकैप पिछले प्रोग्राम, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमारी बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थी, बहुत सारे सवालात ऐसे थे जो हम नहीं ले सके थे। तो सबसे पहले मैं खालिद महमूद साहब से ये पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा जो बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन है जिसकी तफसील हमने पिछली दफ़ा बताई थी, सवालात के जवाबात भी दिए थे, ज़रा उसको रिकैप कर दें, फिर हम आगे सवाल व जवाब की तरफ चलेंगे। शुक्रिया। ये अच्छा है कि हमने पिछले प्रोग्राम में बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन की बात की। जो लोग नहीं सुन सके या जिन्होंने सुना था उनके लिए मैं रिकैप कर देता हूँ। बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन काफ़ी एक फेमस फिनोमिना पिछले 3-4 साल से स्टार्ट हुआ है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारी बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़ हैं जी, मतलब 8-10 या इससे भी ज़्यादा हैं। तो उन्होंने सब प्रॉपर्टीज़ को एक कंपनी में डाला या डालने की कोशिश कर रहे हैं या डालते हैं, तो इसको बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। उसकी वजह हमने ये बताई थी कि जो इंटरेस्ट है, मोर्गेज के ऊपर जो इंटरेस्ट है, वो उसकी एलिजिबिलिटी 40% टैक्स पेयर के लिए नहीं रही। अच्छा, अगर आप 40% या 45% टैक्स पेयर हैं तो आपको मैक्सिमम रिलीफ सिर्फ 20% तक मिलता है। अच्छा, ये ग्रेजुअली ख़त्म किया गवर्नमेंट में 2017 से स्टार्ट हुआ था। आप 26 अप्रैल 2020 को वो तकरीबन फुल रूल इम्प्लीमेंट हो गए हैं। ठीक, अब जो साल चल रहा है 2021, इसमें अगर 40% टैक्स पेयर हैं और आपका जो मोर्गेज इंटरेस्ट है वो सिर्फ 20% उसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को बिना उनके लोन्स कंपनी में शिफ्ट कर दें। ठीक, कंपनी के अंदर जो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है उसके अंदर इंटरेस्ट 100% अलाउबल है। ठीक, और उसके ऊपर जो टॉप रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स है वो 19% है। ठीक, तो हमने जिक्र किया था कि ये वजह थी कि लोगों ने कहा कि हम ये कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि इसमें 2 टैक्सेस जो हैं वो आपको देने पड़ सकते हैं। ठीक, पहला था कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा था स्टैम्प ड्यूटी। ठीक, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि कैपिटल गेन टैक्स किन हालात में आपको लग सकता है। उसका एक रिलीफ भी है अंडर सेक्शन 162। अगर आप इस सारे बाय टू लेट को एज ए बिज़नेस के तौर पर चला रहे हैं, बिज़नेस की एक ख़ास डेफिनेशन है। मैंने जिक्र किया था लास्ट में कोर्ट केस हुआ था, वो था रेमजे के नाम के ऊपर 2013 में, जिसमें जज ने अलाउ कर दिया था किसी के पास 10 प्रॉपर्टीज़ थी कि जनाब आप 20 घंटे अगर उसमें काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ तो 20 आवर ईच उसमें काम करते थे, खुद मैनेज कर रहे हैं उसको, मैनेज कर रहे थे, रिपेयर भी खुद करवा रहे थे, रेंट भी खुद वसूल कर रहे थे, बैंकिंग सारा एक एज ए बिज़नेस चला रहे थे। अगर वो बिज़नेस कंसिडर हो गया और वो बिज़नेस कंसिडर हो गया था उनका, तो उनको जो उनका कैपिटल गेन था ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम and their personal name to limited company, technically it is a disposal at market value, और उसके ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन लग सकता है, बन सकता है। तो जब आप बिज़नेस हैं, अगर बिज़नेस हैं तो फिर आपके पास एक रिलीफ है अंडर सेक्शन 162। ये ऑटोमेटिक रिलीफ है, डोंट हैव टू अप्लाई टू HMRC। अगर कोई ये बिज़नेस के तौर पे नहीं चला रहा तो वो इन्वेस्टमेंट तस्वुर होती है। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट तस्वुर होती है। जो बिज़नेस नहीं है, अगर आपके पास वो सारे कंपोनेंट्स नहीं हैं जो एक बिज़नेस के अंदर होने चाहिए, फिर अनफॉर्चुनेटली ये रिलीफ अवेलेबल नहीं होगा। ठीक, तो लिहाजा अगर ये रिलीफ अवेलेबल हो, उसका भी तरीका है, जो आपका कैपिटल गेन है वो ख़त्म नहीं होता, वो आपके जो शेयर कंपनी में होते हैं उनके अगेंस्ट वो रोल इन हो जाता है। ठीक, तो जब आप शेयर बेचेंगे कंपनी के तो फिर कैपिटल गेन तब देना पड़ेगा, लेकिन उसकी नौयत मुख्तलिफ होगी, नौयत डिफरेंट होगी। तो इसलिए हमने जिक्र किया था कि कुछ लोगों के पास फ़र्ज़ करें
2-3 प्रॉपर्टी है या 4 प्रॉपर्टी हैं, 5 प्रॉपर्टी हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि भाई ये आप चूँकि बाई टू लेट इनकॉर्पोरेशन हो रही है तो हम भी इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। बहुत सारे एडवाइज़र जो हैं अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सिर्फ अपनी फ़ी की खातर उन लोगों को पोच कर रहे हैं कि जनाब आप भी ट्रांसफ़र कर लें, आपके लिए भी हम कैपिटल गेन का रिलीफ आपको मिलेगा, स्टैम्प ड्यूटी का रिलीफ मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ दोज जो हैं प्रपोजल्स वो हो सकता है आगे जाके फेल हो जाए। उसका मतलब ये है कि कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा, स्टैम्प पेनल्टी भी लगेगी। जिन एडवाइज़र ने ये एडवाइस दी इसका मतलब वो गलत एडवाइस दी उनको। देखें डिपेंडिंग, मुझे कुछ केसेस नज़र आए हैं जिसमें उन्होंने चंद प्रॉपर्टीज़ की जहाँ बिज़नेस की डेफिनेशन बिल्कुल पूरी नहीं होती उनको भी उन्होंने जनाब कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, कर भी दिया। तो अब जब उनकी अगर इंक्वायरी होगी तो फिर ज़ाहिर उनको ये देखना चाहिए कि जिन एडवाइज़र ने उनको ये एडवाइस दी थी क्या वो उनकी प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस कवर करती है अच्छा। और वो कौन पे करेगा। तो ये हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि ये बड़ा ज़रूरी है कि लोग चेक कर लें, अगर उन्होंने लीगली ट्रांसफ़र नहीं हुआ अभी फिर भी उसको वो स्टॉप कर सकते हैं। उसके तरीके हैं, अगर उनको कोई इशू हो तो किसी माहिर चार्टर टैक्स एडवाइज़र या किसी प्रोफेशनल के पास जाएं और उनसे दिखाएं कि जनाब ये हमने काम किया था क्या सही है या गलत है, अभी भी उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। पिछले प्रोग्राम में हमें बड़ी तफसील से जो है इसी जिसको आपने रिकैप किया ये बातें बहुत तफसील से अपने देखने सुनने वालों तक पहुंचाई थी, लेकिन बहुत सारे सवालात थे जो हमने प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी लोगों ने छोड़े। इससे पहले कि हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ जब जाएंगे, टेलीफोन कॉल्स लेंगे और मज़ीद बातचीत करेंगे, कुछ सवाल जो पिछले प्रोग्राम के थे वो रह गए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके सामने रखूँ। एक सवाल इसी सिलसिले में था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बज़ाहिर तो वो एक प्रॉपर्टी है लेकिन उन्होंने उसके हिस्से किए हुए हैं। उसमें फ़र्ज़ कीजिए कि 10-11 लोग स्टूडियो फ्लैट उन्होंने बना दिए और उसमें वो 10-11 लोग रह रहे हैं। वो 10-11 प्रॉपर्टीज़ शुमार होंगी, यानी जिसे हम HMO कहते हैं। तो उसको आप किस तरह से डील करेंगे? हाँ, ये भी काफ़ी सिचुएशन हमने देखी है जी। ये बड़ी ज़रूरी है कि इसको मैं एलेबोरेट कर दूँ। जनरली आपके पास 10 या 11 या 12 इससे 10 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हों तो और आप उसमें फुल टाइम काम कर रहे हैं, 20 आवर की डेफिनेशन बाकी चीज़ें पूरी होती हैं। लेकिन चंद लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं 10 नहीं हैं या एक प्रॉपर्टी है उन्होंने 4 या 5 उसके HMO बनाए हुए हैं। अगर फ़र्ज़ करें 5 प्रॉपर्टीज़ हैं तो 25 या 26 HMO बने हुए हैं और 25 या 26 उनकी टेनेंसीज़ हैं। तो उनका इवन 20 आवर्स से भी ज़्यादा उनको मैनेज करने में लग जाता है। इन सूरत हाल में ये लोग भी एलिजिबल हो सकते हैं। मैं एक ब्लैंकेट उसको यस नहीं कर रहा लेकिन वो भी हो सकते हैं। वो बाकी बहुत सारे जो कंपोनेंट पूरे करते हैं तो वो बिज़नेस गिना जाएगा। अगर बिज़नेस गिना जाएगा तो उनकी भी बाई टू लेट इनकॉर्पोरेशन में जो रिलीफ है अंडर सेक्शन 162 वो उनको अवेलेबल हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक सवाल का जवाब आपने पिछले प्रोग्राम में दिया था लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मिलता जुलता सवाल वो छोड़ा है। उनके लिए ज़रा जो पिछला प्रोग्राम नहीं देख सके या जिन लोगों को अब कुछ इस सिलसिले में मालूमात की ज़रूरत है कि जब बाय टू लेट प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी कंपनी के अंदर तो वहाँ जो कैपिटल गेन टैक्स है या स्टैम्प ड्यूटी है उसका मोटा मोटा असूल है क्या? हाँ, उसका असूल जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अगर आप प्रॉपर्टी को अज्यूम करेंगे, आपके पास एक बाय टू लेट प्रॉपर्टी है, आप कंपनी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इट विल बी अ डिस्पोजल फॉर कैपिटल गेन टैक्स पर्पसेस। ठीक। मार्केट वैल्यू के ऊपर डिस्पोजल। अच्छा, वैल्यू के ऊपर। ठीक। अज्यूम करें कि वो प्रॉपर्टी आपने 2 लाख की ली थी बहुत पहले, आज उसकी वैल्यू है 400,000। ठीक। तो जो मार्केट वैल्यू उसके ऊपर कैपिटल गेन आपका वर्कआउट होगा। इसी तरह जो स्टैम्प ड्यूटी है वो भी मार्केट वैल्यू के ऊपर आपकी वर्कआउट होगी। अच्छा। उसमें 2 किस्म की स्टैम्प ड्यूटी है। एक तो नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी है जैसे मैंने जिक्र किया था अप टू 31 मार्च 2021 दिस ईयर वो स्टैम्प ड्यूटी अप टू $500,000 उसके ऊपर वो टैक्स फ्री है। अच्छा। स्टैम्प ड्यूटी हम कह रहे हैं, इसको प्रॉपर नाम है SDLT। अच्छा। और जो 3% सरचार्ज है वो उसके ऊपर बचत नहीं है, वो आपको देना ही पड़ेगा। 2 किस्म की स्टैम्प ड्यूटी है। ठीक। एक के ऊपर रिलीफ है, दूसरी के ऊपर अभी रिलीफ नहीं है। तो दोनों ये टैक्सेस ऑर्डिनरी सिचुएशन में इसलिए हैं कि वो कनेक्टेड पर्सन गिना जाता है। कंपनी और जो आप हैं ये कनेक्टेड हैं, इसलिए आपके ऊपर मार्केट वैल्यू के ऊपर कैपिटल गेन और स्टैम्प ड्यूटी लगती है।
लेकिन मैं जिक्र किया अगर आपके पास नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं और आप बाय टू लेट के तौर पर चला रहे हैं एज ए बिज़नेस, तो फिर कैपिटल गेन जो है वो आपका टेक्निकली नहीं लगना चाहिए और आप सारी डेफिनेशन बिज़नेस की पूरी करें और फिर वो जो आपका कैपिटल गेन है उसको आप रोल इन कर सकते हैं इनटू द शेयर ऑफ द कंपनी। स्टैम्प ड्यूटी जो है उसकी भी एग्जेम्पशन है, उसमें अगर पार्टनरशिप हो, अगर फर्ज के हस्बैंड वाइफ बिजनेस चला रहे हैं और वो प्रॉपर जेन्युइन पार्टनरशिप हो तो स्टैम्प ड्यूटी उसके ऊपर भी नील हो सकती है। ये हर सूरत हाल में अवेलेबल नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सिचुएशन में अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए भी बहुत सारी मिस सेलिंग की गई है कि लोगों ने पार्टनरशिप सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि स्टैम्प ड्यूटी को बचाया जा सकते। अगर ये प्रूव हो जाए तो सेक्शन 75 जो है एंटी अवॉइडेंस, उसके मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी फिर भी लगेगी। बिल्कुल ठीक। तो इसके मतलब आने वाले फ्यू मिनट में हम मज़ीद पर रोशनी डालेंगे। अच्छा, एक और सवाल था, किसी ने बताया, किसी ने पूछा था जिसका हम जवाब पिछले प्रोग्राम में नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि मेरे पास 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको मैंने 2-2 हिस्सों में करके किराए पे चढ़ा रखा है और गुज़िश्ता कई साल से वो किराया आ रहा है, कुछ मॉर्गेज में चला जाता है, कुछ वो खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अब उन्हें खौफ ये है कि अगर हम इसे डिक्लेयर करेंगे तो कोई पेनल्टी या कहीं कुछ जुर्माना तो नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा ये उन्होंने पूछा था क्या इसका तरीक़ाकार क्या है, अगर वो HMRC वालों को इतला दें कि हम ये कर रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्ट उनको इतला दें या किसी प्रोफेशनल से मशवरा करके उनको इतला दें? हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। वैसे भी लोगों ने अपनी बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़ जो हैं, नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ वो डिक्लेयर नहीं की हुई। उनका ख्याल था कि रेंट जितना आ रहा है, शुरू में ये था कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता था तो इंटरेस्ट और रेंट तकरीबन बराबर हो जाते थे। वो कहते कि डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद रेंट जो है वो उतना ही रहा या बढ़ गया, लेकिन उससे जो आपका इंटरेस्ट रेट था वो पिछले 10 साल में बहुत कम हुआ। उनको लाजमी तौर पर चाहिए था कि वो प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर करते विद HMRC अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते। अगर उनका रेंट और बाकी खर्चे मिला के उनको लॉस हो रहा है तो लॉस को रिकग्नाइज करते, वो लॉस वुड हैव बीन अवेलेबल टू ऑफसेटिंग इन फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक। तो उन्होंने अगर नहीं किया तो अब गवर्नमेंट या HMRC के पास एक स्कीम है, लेट प्रॉपर्टी कैंपेन। अच्छा। लेट प्रॉपर्टी कैंपेन एक किस्म की एमनेस्टी स्कीम उसको कह सकते हैं कि आप अपना पिछले 20 साल का 20 इयर्स का अगर आपने रेंट नहीं डिक्लेयर किया हुआ, कैपिटल गेन नहीं डिक्लेयर किया हुआ, तो आप डिक्लेयर करके उसको नोटिफाई करें। वेबसाइट पर लगा हुआ है आपको, लेकिन आपको चाहिए किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से मशवरा करें और आप पिछले सालों का रेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर टैक्स पे कर सकते हैं और जो पेनल्टी है वो 100% नहीं होगी। वो सिर्फ मैक्सिमम 20% है या 10% है, कई सूरत हाल में 0 भी है और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो उस प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर करें। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद जारी रहेगा। प्रोग्राम का पहला हिस्सा अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। दूसरे हिस्से में जब हम हाजिर होंगे तो कोशिश करेंगे कि जो लोग टेलीफोन लाइन पे होल्ड किए हुए हैं उनकी कॉल्स भी लें, उनके सवालात खालिद महमूद साहब के सामने रखें। और आप अगर बात नहीं करना चाहते तो अपना नंबर या अपना सवाल जो है स्टूडियो में भी छोड़ सकते हैं, तो हम आपका सवाल जो है उसका जवाब प्रोग्राम के अगले हिस्से में देंगे। तो चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत हैं। जनाब खालिद महमूद साहब जो माहिर टैक्स एडवाइज़र हैं, अपने शोबे के क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, आपके सवालात के जवाबात दे रहे हैं। और आज हमारा मौजू है बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन। और बहुत सारे सवालात जो पिछले प्रोग्राम के थे वो भी मैंने इनके सामने रखे और अभी वक्फे के दौरान भी कुछ लोगों ने अपने सवालात छोड़े हैं। सबसे पहले तो खालिद साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी वक्फे से पहले आप बता रहे थे कि अगर बाय टू लेट प्रॉपर्टी का कोई बिज़नेस के तौर पे चला रहा है उसमें कैपिटल गेन की तो बचत है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कहाँ स्टैंड करेगी? उसमें भी क्या उसके लिए भी टर्म्स कंडीशन यही हैं या इसके लिए इसको ज़ाब्ता मुख्तलिफ है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि जैसे हम जिक्र किया कि बाय टू लेट के लिए आपके पास नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए या HMO, नंबर ऑफ़ HMO होने चाहिए। आपको 20 घंटे वहाँ काम करें और आप मैनेज करें सारी, तो एक बिज़नेस गिना जाएगा। तो आपका कैपिटल गेन जो है उसको आप रोल इन कर सकते हैं आप शेयर के अंदर। टेक्निकली आपका डिफ़र हो गया। ठीक। अब रही स्टैम्प ड्यूटी की बात। अगर आप सिंगल पर्सन है, बिज़नेस तो आपका सिंगल पर्सन चला सकता है कि सोल ट्रेडर। ठीक।
लेकिन स्टैम्प ड्यूटी की बचत फिर भी नहीं होगी। अच्छा। स्टैम्प ड्यूटी मार्केट वैल्यू के ऊपर लगेगी, जितनी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए मल्टी ड्वेलिंग रिलीफ है और कई रिलीफ अवेलेबल हैं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी फिर भी लगेगी। अच्छा। उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो बिज़नेस था ये एक पार्टनरशिप बिज़नेस हो। अच्छा, ये बड़ा अच्छा, ज़रूरी ये है। बुनियादी शर्त है इसकी। हाँ, और ये आर्टिफिशियल ना हो, ये बड़ा ज़रूरी है। ये आर्टिफिशियल ना हो कि आप कहें कि जनाब मैं अपनी वाइफ को इसमें पार्टनर बना देता हूँ तो हम पार्टनरशिप हो गए। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप समझें कि अगर आप प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन करते हैं, ठीक। हर प्रॉपर्टी, फ़र्ज़ करें आपके पास 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, आप जॉइंटली ओन करते हैं अपनी वाइफ के साथ, वो भी पार्टनरशिप बिज़नेस नहीं गिना जाएगा। अच्छा। वो पार्टनरशिप बिज़नेस नहीं है। ठीक। पार्टनरशिप बिज़नेस के लिए जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं उनका उसमें फ़र्ज़ करें पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप की टैक्स रिटर्न हो, पार्टनरशिप के अकाउंट सबमिट हों और वो नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए चले। ये ना हो कि वो जस्ट 1 साल या 2 साल अभी आप बना के कहेंगे ना पार्टनरशिप है। अगर उसका मेन और वन ऑफ द मेन पर्पस ये है कि स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए आपने पार्टनरशिप की है, ठीक। तो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली वो रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक। यू विल फॉल इनटू सेक्शन 75 और एंटी वाइडेंस है। ठीक। लिहाजा जेन्युइन पार्टनरशिप हो और फिर वो साथ साथ बिजनेस भी हो। ठीक। ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो फिर जाके आपको स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन मिल सकती है, फिर आपकी स्टैम्प ड्यूटी ज़ीरो हो सकती है। लेकिन इसके लिए मैं आपको यानी वार्न करूँगा, तो इसमें बहुत सारे ट्रैप्स हैं। तो जो ऑर्डिनरी एडवाइज़र हैं उनसे आप इंडेमनिटी मांगे, उनसे पूछे कि हम ये कर रहे हैं, अगर स्टैम्प ड्यूटी लगी तो कौन पे करेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा शक भी हो तो आप ये काम ना करें, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी लेजिस्लेशन बहुत स्ट्रॉन्गली रिटन, जो एंटी वाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्गली ड्रॉन। तो आपको चाहिए कि आप इसको चेक कर लें। मिनिमम मेरे ख्याल में अगर आप जेन्युइन पार्टनरशिप हैं तो मिनिमम 2 से 3 इयर्स तक आपकी पार्टनरशिप चले, उसके बाद ये आप काम करें, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत से नॉन प्रोफेशनल या जो लोग प्रोफेशनल नहीं हैं वो आपको एडवाइस करते हैं कि ये कर लें, इसमें बड़ी आसानी है, लेकिन बाज़ औक़ात लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए खालिद साहब भी और मैं भी बार बार यही कहते हैं कि जब भी आप टैक्स के मामलात हों, खा वो बाय टू लेट प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन हो या इसी सिलसिले में भी जैसे उन्होंने बताया कि कैपिटल गेन टैक्स है या स्टैम्प ड्यूटी है, उस सिलसिले में जब भी कोई आप कदम उठाने लगें तो किसी माहिर से, किसी प्रोफेशनल से, क्वालिफाइड फ़र्द से ज़रूर मशवरा करें। उसके बगैर ये काम ना करें, मुमकिन है आपको आगे जाके किसी दुश्वारी परेशानी का सामना करना पड़े। टेलीफोन कॉल लेते हैं, फिर कुछ सवालात मेरे सामने वो खालिद महमूद साहब के सामने रखेंगे। हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? हेलो जी, मैं खालिद साहब से बात कर सकता हूँ जी? जी ज़रूर कीजिए। हाँ जी, मेरा नाम विनोद, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ जी। तो मेरे साथ एक थोड़ा सवाल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन दैट्स व्हाई यू देयर टू आंसर माय क्वेश्चन। मेरे कोई खास दोस्त है, वो टीवी पे नहीं आना चाहते, तो आई एम रिंगिंग ऑन हिज बिहाफ। तो जो मेरा दोस्त है, इज अबाउट 90 ईयर ओल्ड, उन्होंने मकान लिया, खुद के नाम पे है, उसकी वाइफ के नाम पे नहीं है वो। ठीक। तो मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझा रहा है, तो मैं आपको पूछता हूँ कि वो कह रहे हैं कि जब भी उन्होंने मॉर्गेज ली, उनको कहने से कॉमन लिया था उन्होंने साथ में। अच्छा, अभी उसमें हस्बैंड वाइफ में बहुत ही बातचीत नहीं होती, तो जो अभी वाइफ का नाम तो नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन वो तो जाहिर है क्योंकि वाइफ का हक होगा उसके अंदर, क्योंकि रहते हैं 30-40 साल से, वो अभी 92। मेरा पहला सवाल है कि जो वाइफ है वो अपना आधा हिस्सा वो अपनी लड़की को देना चाहती है, जो हस्बैंड है वो अपना हिस्सा क्या करना चाहता है वो, क्योंकि बातचीत नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या होगा इसका समझौता, कौन सा रास्ता इनको लेना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी और कैश मुझे लगता है कि 1.5-2 लाख की हो सकती है, लाख के ऊपर प्रॉपर्टी होगी, थोड़ा बहुत कैश होगा, 1.5-2 लाख तक होगा। ठीक जी खालिद साहब। अच्छा, काफ़ी डिटेल क्वेश्चन है। इसके मतलब मैं समझाऊंगा, हस्बैंड वाइफ के नाम पर जॉइंट प्रॉपर्टी है, वाइफ अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा किसी को देना चाहती है, हस्बैंड किसी और को देना चाहता है। मेरा ख्याल है कि अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी को टेनेंट इन कॉमन में कन्वर्ट कर लें, जो
जॉइंट प्रॉपर्टीज़ की एक शक्ल है कि टेनेंट इन कॉमन। उसका मतलब यह है कि 50% ईच उनकी हो जाएगी प्रॉपर्टी। फिर वो अपनी विल बनाएं, विल मिरर विल बना लें, तो उनकी विल में जो उनकी विशेज़ होंगी उसके मुताबिक वो हिस्सा जो प्रॉपर्टी का उनका 50% वो उनकी विशेज़ के मुताबिक, विल के मुताबिक फिर उन बेनिफिशरी को चला जाएगा। अगर जॉइंट प्रॉपर्टी रखी, जो मैं समझ सका हूँ अभी तक, अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो अगर उन्होंने विल बना भी ली और प्रॉपर्टी जॉइंट ही रही तो प्रॉपर्टी अनफॉर्चुनेटली ऑन द फर्स्ट डेथ will devolve automatically to the surviving spouse, 100% उसकी हो जाएगी। फिर वो उसकी अगर वो विल बना लें तो उनकी विल के मुताबिक आगे जाएगी। तो लिहाजा इसको अवॉइड करने के लिए आप टेनेंट इन कॉमन में प्रॉपर्टी को सेवर कर लें और फिर उसके बाद अपनी अपनी विल के मुताबिक उसको आप विल के विशेज़ के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा ख्याल है उनके सवाल का पूरा जवाब मिल गया। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन और क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं राहिल बात कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वीक कॉल किया था। मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था खालिद साहब से कि मैं बाय टू लेट प्रॉपर्टी डेवलप देना चाह रहा हूँ, जो मैं अपनी वाइफ के नाम पे देना चाह रहा हूँ और उसमें टेनेंसी इन कॉमन रखना चाह रहा हूँ। ठीक, तो उसमें मुझे परसेंटेज एलोकेशन समझनी है कि जस्ट टू सेव टैक्स ऑन द रेंट, इसमें किस तरह से मतलब बैलेंस क्या होना चाहिए? 80-50 होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, 80-20 होना चाहिए? तो लास्ट टाइम खालिद साहब को कुछ क्वेश्चन थे, तो अगर लास्ट कॉल पर आपको क्वेश्चन ले लें तो वो समझ लें और फिर मुझसे अगर फर्दर क्वेश्चन पूछने तो पूछ के मुझे ज़रा इसका बता सकें तो बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, आपके सवाल का टू द पॉइंट जवाब। जी खालिद साहब। जी शुक्रिया आपका। और ये क्वेश्चन आपने पूछा लास्ट टाइम, मैंने ये कहा था कि चूँकि आपकी वाइफ अगर 40% टैक्स पेयर हैं तो फिर ज़ाहिर है कि अगर 50% भी रेंट उनको देंगे आप तो उनको 40% टैक्स लगेगा। अगर वो 40% टैक्स पेयर नहीं हैं तो आप उनको ज़्यादा हिस्सा भी दे सकते हैं। आप अगर प्रॉपर्टी ले ली हुई है तो फिर भी आप उसको सेवर कर सकते हैं। टेनेंट इन कॉमन मैंने जिक्र किया, उनमें 50% की बजाय 75% तक भी दे सकते हैं, 90% तक भी दे सकते हैं। बिटवीन हस्बैंड वाइफ जो ट्रांसफ़र है वो टैक्स फ्री है, उसको कैपिटल गेन का इशू नहीं है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि HMRC ये पूछ सकता है कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना है उनकी एक्चुअल एक्विटी के अंदर। तो एक फॉर्म 17 रूट है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैंने लास्ट में जिक्र किया था, अगर काइंडली आप मुझे कांटेक्ट करें लेटर ऑन तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। थोड़ा सा ये टेक्निकल सवाल है, इसलिए बहुत से लोगों को टेलीफोन पर या मोबाइल इस पर टेलीविज़न पर समझाना इमीडिएटली मुश्किल है। आई नीड सम मोर क्वेश्चन टू आस्क, देन आई कैन प्रॉब्ली आंसर। बिल्कुल ठीक है, अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो हेलो Hi. हु इज कॉलिंग एंड व्हाट डू यू नीड टू आस्क? Nayi Sultan, actually, my question is, I have two properties buy to let on my sole name, and I want to know if I can add my daughter's name in it to avoid the capital gain tax. Is it possible? ओके जी खालिद साहब। सो हुज नेम दे आर वोटिंग रेड? किसके नाम है वो प्रॉपर्टी? वो मेरे सोल नेम के ऊपर है। आपके नाम पे ही है, ठीक है। और किसका नाम ऐड करना चाहती हैं? मेरी डॉटर का नाम ऐड करना चाहूंगी। ठीक है जी, किसका? डॉटर का। डॉटर का। उसके लिए अगर बाय टू लेट प्रॉपर्टी है, जब आप उनका नाम ऐड करेंगी, अज्यूम करें 50% उनका नाम उनके नाम पर हो जाएगी, दैट विल बी अ डिस्पोजल फॉर कैपिटल गेन टैक्स पर्पसेस एट दैट टाइम कि जब आप उनको आधी प्रॉपर्टी गिफ्ट करेंगी। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर मार्केट वैल्यू रूल अप्लाई होंगे और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इसका ड्राई कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि मनी एक्सचेंज नहीं हुई फिर भी देना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर कोई मोर्गेज है तो लेंडर से आपको इजाज़त भी लेनी पड़ेगी। तो लिहाजा इसको बड़ा केयरफुली करें। इसको अगर ट्रांसफ़र उनके नाम पर करना ये करना चाहते हैं कि ताकि आगे जाकर कैपिटल गेन टैक्स बचे, तो आपको अभी कैपिटल गेन भी लग सकता है अगर आपने बहुत पहले की प्रॉपर्टी ली हुई। अगर आपने बहुत रिसेंटली ली है, उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन नहीं है, तो फिर आप उनको अपनी डॉटर को गिफ्ट कर सकती हैं। तो कैपिटल गेन जनरली न्यू प्रॉपर्टी जो अभी ली है उसके ऊपर जो वैल्यू में चेंज नहीं हुई तो उस पर कैपिटल गेन बिल्कुल नॉमिनल होना चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए,
फिर भी आपको चाहिए कि आप अगर लेंडर मोर्गेज है तो आपको उनसे पहले इजाज़त लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है, उसके बाद कुछ सवाल आते हैं वो मैं खालिद महमूद साहब के सामने रखूँगा। हेलो। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन और क्या पूछना चाहेंगे? हमारा नाम शेख। जी शेख साहब। आप दोनों को न्यू ईयर की ग्रीटिंग। थैंक यू वेरी मच। हम खालिद साहब जानता रहेगा हमको। couple of years ago I have contacted him. Inheritance tax का मसला है। जी जी। I got more than one property. खालिद साहब को पता है कितना प्रॉपर्टी डिटेल्स दिया था हमने। अच्छा। तो उसका बाद कोई सेटिस्फैक्टरी कुछ नहीं मिला हमको, इसीलिए आगे नहीं बढ़ा। हमारा अभी जो है हमारा एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट इन प्लेस, तो ये ट्रस्ट तो इनहेरिटेंस टैक्स का कुछ नहीं करता, तो इनहेरिटेंस टैक्स का क्या कर सकता है ये जानना चाहता है। ठीक है, एक तो आप अपना नंबर हमारे स्टूडियो में छोड़ दें ताकि अगर खालिद साहब को मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत पेश आए तो वो आपसे पूछ सकें। दूसरा, आपका जो सवाल है इनहेरिटेंस टैक्स के हवाले से वो भी आपको जवाब देते हैं। जी खालिद साहब। ठीक है जी। जी शुक्रिया जी आपका, और मेरी अपॉलॉजी अगर आपको मैंने पास में कांटेक्ट नहीं किया तो अभी मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। लेटर ऑन आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर छोड़ दीजिएगा। तो इनहेरिटेंस टैक्स के लिए मैंने जैसे ज़िक्र किया पास्ट प्रोग्राम में भी, अगर एक प्रॉपर्टी मेन हाउस जो है अगर अज्यूम करें वो, और उसके साथ अगर आपकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उनकी वैल्यू 1 मिलियन तक है और मेन हाउस आपका आपकी वफ़ात के ऊपर आपके बच्चों को चला जाए तो फर्स्ट 1 मिलियन के ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स जनरली इन दीज डेज इज़ निल। एनीथिंग अबव दैट, उससे जो ऊपर है उसके ऊपर 40% है। अगर डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट आपने बताया कि वो पहले ही इन प्लेस है, उसके लिए बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि अगर डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट में हमने देखा कि पहले लोगों ने प्रॉपर्टी जो मेन हाउस है वो भी ट्रस्ट में डाल दिया था लोगों का लाइफ टाइम में, उसको लिविंग ट्रस्ट और पता नहीं क्या क्या नाम दे के, और उसमें ये हुआ कि जो नए रूल आए थे 2017 के बाद, उसमें जो रेजिडेंट निल रेट बैंड है, जो एडिशनल अलाउंसेस दिए गए थे 175,000 पाउंड ईच पर्सन, तो बिटवीन हस्बैंड वाइफ इज़ 350,000 पाउंड, वो अवेलेबल नहीं होंगे। अगर वो लाइफ टाइम आपने डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट बनाया हुआ है, उसमें प्रॉपर्टी डाली हुई है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगर उस ट्रस्ट को डिसमेंटल भी करना पड़े तो उसको डिसमेंटल करके तो फिर आप अपनी विल के अंदर वो ट्रस्ट लिख सकते हैं, उसका फिर आपको अलाउंसेस भी मिल सकते हैं। स्पेशल क्लॉज विल में डाली जाती है कि आपको सारे अलाउंस मिलें और बाद में हर चीज़ ट्रस्ट में चली जाए, तो डिस्क्रेशन ट्रस्ट भी बन सकता है और अलाउंसेस भी क्लेम हो सकते हैं। लेकिन मैं आप अपना डिटेल छोड़ दें, आपको मैं दोबारा चेक करके तो आपसे मज़ीद इस पर रहनुमाई करूँगा। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद जारी रहेगा। कुछ लोग होल्ड भी किए हुए हैं टेलीफोन लाइन पे, हमसे सवालात करना चाहते हैं, खालिद महमूद साहब से मालूमात लेना चाहते हैं। लेकिन वक्फे के बाद जब हम हाजिर खिदमत होंगे तो 2-3 सवाल मेरे सामने और भी हैं, वो भी खालिद महमूद साहब के सामने रखेंगे। तो चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत हैं, और आज हम बात कर रहे हैं बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन और इससे मुतालिक जितने भी टैक्स के मामला जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सवालात के जवाबात खालिद साहब दे चुके हैं, कुछ लोग टेलीफोन लाइन पे होल्ड किए हुए हैं, कुछ लोगों ने वक्फे के दौरान भी सवालात छोड़े हैं। इससे पहले कि मैं टेलीफोन कॉल्स की तरफ जाऊँ, एक सवाल खालिद साहब जो प्रोग्राम के आगाज़ में किसी ने हमें छोड़ा था कि एक शख्स है जो अपने घर में रह रहा है, वो अपनी बेटी या अपने बेटे को वो गिफ्ट करना चाहता है, तो उस सूरत में टैक्सेस की क्या पोजीशन होगी अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करते हैं, और क्या उसमें वो रहते रहें तो नौयत मुख्तलिफ होगी, और अगर फ़र्ज़ कीजिए उसमें नहीं रह रहे तो फिर क्या नौयत होगी? हाँ, ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन था, हमने अपने पिछले सेगमेंट में भी लिया। उसमें यह है कि अगर आप मेन हाउस में रह रहे हैं जी, और उसको आप अज्यूम करें उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप शिफ्ट करना चाहते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम ताकि आपको इनहेरिटेंस टैक्स ना लगे। अज्यूम कर लें उसकी वैल्यू अपने टोटल एसेट की मिला के वैल्यू ओवर 1 मिलियन है। आप चाहते हैं कि इसमें से फुल हाउस की वैल्यू या आधा हाउस मैं अपने बेटे या बेटी को लाइफ टाइम में दे देता हूँ। ये इसके लिए लगता बड़ा आसान है, लेकिन इसके लिए HMRC के बहुत
सख्त रूल हैं। इसको एंटी अवॉइडेंस कहते हैं, सेक्शन 1 और 2। सेक्शन 1986 का जो एक्ट है उसमें है कि अगर आप हाउस अपनी लाइफ टाइम में अपने बेटे या बेटी को देंगे फुल या आधा, ठीक, और आप उसमें रह भी रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब आप फौत होंगे तो वो हाउस आपको इनहेरिटेंस टैक्स पर्पज़ के लिए फिर भी आपकी एस्टेट का हिस्सा ही गिना जाएगा। ठीक, कोई 7 ईयर का रूल उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। बेशक आपने 10 साल पहले किया था, 15 साल पहले किया था, या आज करें, और 7 साल का कोई क्लॉक उसमें स्टार्ट नहीं होगा। ठीक, तो लिहाजा उसके रूल्स हैं कुछ। अगर आप 50% हाउस अपने बेटे या बेटी को दे रहे हैं, ठीक, उसका असूल ये है कि अगर वो आपके साथ रहता है तो फिर ये है कि उसको उसके जितने रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो पे करने चाहिए, और इस तरह बहुत सारी और कंडीशन हैं वो कंप्लीट करनी चाहिए, फिर जाके आपको उसकी एग्जेम्पशन उसको मिलेगी। ठीक, अगर वो आपके साथ रहता नहीं है एज ए मेन हाउस, वो कहीं और रहता है या रहती है, तो फिर आपको मार्केट रेंट उसको देना पड़ेगा। 50% उसको हाउस आपने दे दिया या फुल दे दिया, उसका मार्केट रेंट आपको उसको देना पड़ेगा। वो रेंट फिर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप करते रहें ये रेंट डिक्लेयर और पे करते रहें, आपने चंद साल या इवन फ्यू मंथ्स के लिए मिस कर लिया, तो सारा जो है आपकी प्लानिंग समझे को रैप अप हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत ही केयरफुली इसको करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा मैं एडवाइस करूँगा जो लोग ये करना चाहते हैं वो प्रॉपर एडवाइस लें, उसका एक तरीका है, उस तरीके के मुताबिक कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर उन्होंने ये नहीं किया तो एडवाइस लेना, कर लिया हुआ है फिर भी एडवाइस लें, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं उनके सवाल का पूरा जवाब उन्हें नहीं मिला, तो उसका ये आसान तरीका कि आप अपना नंबर छोड़ दीजिए। जिन साहब ने सवाल छोड़ा था उनसे गुजारिश है कि वो अपना नंबर छोड़ दें, ताकि यह है कि मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत पेश आए तो आपको उसका जवाब भी मिल सके। एक कॉल है, वो लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल जवाब की तरफ चलेंगे। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? मुझे ये पूछना था कि मैंने ऑलरेडी अपनी वाइफ को अपनी जो प्रॉपर्टी यूके में है आफ्टर डिवोर्स हाफ शेयर देना मैं चाहता हूँ, मगर वो क्लेम कर रही है कि मेरे फादर की जो हेरिटेंस है उसमें से भी वो चाहती है कि उसको शेयर मिले। क्या वो इंटाइटल है कि वो ले सके मेरे फादर की प्रॉपर्टी में से भी शेयर? तो काइंडली मुझे ब्रीफली थोड़ा बता दें। आपका प्रोग्राम मैं रेगुलरली देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच जी। खालिद साहब जी शुक्रिया। इसके लिए ये सक्सेशन का क्वेश्चन है, उसमें अगर फ़र्ज़ करें कि आप कि नॉर्मल आपने लाइफ टाइम में इन नॉर्मल सिचुएशन में आपकी वाइफ को कोई भी अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहें, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ देयर इज़ नो टैक्सेस। नहीं, डाइवोर्स होगी, अगर डिवोर्स हो गई। हाँ, डिवोर्स में ये है कि उसमें देखा जाएगा कि इसमें ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, अगरचे जो मुझे जितना नॉलेज मैं बता देता हूँ, उसमें देखा जाएगा कि कोर्ट डिसाइड करती हैं कि कौन से एसेट में से उसको कितना मिल सकता है। अगर आपकी इनहेरिटेंस जो हुई है, आपको आपके पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिली है, दैट मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ इट, मैं इस पर बता नहीं सकता। कोर्ट डिसाइड करती है कि ओवरऑल क्या पोजीशन थी, कब मैरिज हुई थी, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया था, कंट्रीब्यूट कैश में किया था, काइंड में किया था। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि चूँकि मेरा ये एरिया नहीं है, आप किसी फैमिली लॉयर से पूछें, वो आपको सही मशवरा दे सकेगा। बिल्कुल ठीक है। अगली कॉल देखते हैं जी, किसकी है? हेलो 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 जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? हेलो, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी है ओवर 500 उसकी वैल्यू है। आई एम द सोल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मैं अपने बेटे के देना चाहती हूँ आधा। तो हाउ टू अवॉइड इनहेरिटेंस टैक्स प्लीज? ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, 100,000 वैल्यू है उसकी। 100,000 की नहीं है, ओवर जस्ट अबाउट 600,000 की है। 600,000, ठीक है ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया कि अगर आपकी मेन प्रॉपर्टी जो जिसमें रहती भी हैं और उसको आप गिफ्ट भी करना चाहती हैं, तो अगर तो ओवरऑल उसकी प्रॉपर्टी जैसे 600 उसकी वैल्यू है, आपकी अगर अलोन है आप, तो आपकी 500,000 तक आपके जो इनहेरिटेंस टैक्स के अलाउंसेस हैं आपके हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो देखना पड़ेगा कि जब आप उनको गिफ्ट करेंगी
और फिर वो आइदर वो आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये मैंने अभी जिक्र किया है। तो उसमें देखा जाएगा कि आपकी ओवरऑल पोजीशन क्या बनती है। अगर तो इनहेरिटेंस टैक्स का कोई इशू नहीं बन रहा, आपके अलाउंसेस के अंडर है बिटवीन हस्बैंड वाइफ अलाउंसेस, तो फिर तो आप वो कर सकती हैं, लेकिन कुछ केयरफुल होना चाहिए कि उसमें एंटी अवॉइडेंस रूल्स हैं कुछ। इनहेरेंट टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, कैपिटल गेन टैक्स का इशू नहीं है। अगर आप मेन हाउस में रहती हैं और आप उसको कहीं गिफ्ट करें तो उस पर कैपिटल गेन ज़ीरो होगा, ये तो कोई इशू नहीं है लाइफ टाइम में। लेकिन उसके लिए और भी मसाइल हो सकते हैं, जैसे आप बेटा या बेटी आपके उनको आगे जाके बैंक्रप्सी हो जाए या मैरिज ब्रेकडाउन हो जाए, तो अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी दे दी आधी या फुल, तो उनकी जो मैरिज ओवरऑल उसका होता है जो सेटलमेंट है उसका हिस्सा हो सकती है, तो आपको मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत केयरफुली आप लाइफ टाइम में उनको करें। अगर आपको कोई इशू नहीं है टैक्स का और आपकी एस्टेट विदिन 1 मिलियन है, तो वाई नॉट आप अपनी विल में छोड़ के जाएं, अपने नाम पर रखें और विल में छोड़ के जाएं, तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉल लेते हैं, देखते हैं जी कौन हमारे साथ। हेलो 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 जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? सर, मुझे ये पूछना है कि जो बायलेट प्रॉपर्टी होती है सर जी, हाँ जी, तो वो उसकी क्या प्लानिंग होती है, कोई ऐसा? ये तो बड़ा वसी सवाल आपने पूछ लिया। आप पर्टिकुलरली क्या पूछना चाहते हैं, बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन या बाय टू लेट इन प्रॉपर्टी के बारे में? कोई स्पेसिफिक अगर आप पूछें तो। प्रॉपर्टी जो मैंने बाय करनी, बायलेट टू लेट प्रॉपर्टी, कितने % मुझे डालना पड़ेगा ऐसा? ठीक, अच्छा, ये भी मेरा ख्याल है कि लोन के मतलब कि कितना कंट्रीब्यूट करें और कितना लोन हो, तो काइंडली आप किसी IFA से काइंडली ये पूछें, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि हम अगली कॉल की तरफ चलें, खालिद साहब, ये मौजू जो है यानी हम गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इस पे बात कर रहे हैं बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन के बारे में। बड़ी मुफीद मालूमात आपने लोगों को दी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस सिलसिले में बहुत सारे सवालात करना चाहते हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि जब आप सवाल करने लगें तो सवाल सबसे पहले लिख लें कहीं, ताकि आप टू दी पॉइंट सवाल करें और आपको खालिद साहब जो है अपनी महारत के मुताबिक जो है, चूँकि क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, इनका टाइम भी कीमती होता है, इनके कहे हुए लफ्ज़ भी कीमती होते हैं, ताकि आपको बिल्कुल उस सवाल का मुताले का जवाब मिल सके। वरना फिर ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि जी हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला, बाद औक़ात वो नंबर नहीं छोड़ते। तो बेहतर यही है कि लिख के सवाल करें और जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, ईमेल एड्रेस आ रहा है, वो भी कहीं नोट कर लें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अगर आप खालिद महमूद CTA टाइप करेंगे तो वहाँ आपको तफसील मिल जाएगी। बहरहाल राब्ता नंबर ज़रूर अपने पास रख लीजिए और सवाल को जो है वो लिख के करें तो बड़ी आसानी और सहूलत होगी। खालिद साहब, अगला जो प्रोग्राम होगा, क्या हम यही कंटिन्यू करेंगे बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन, या इससे मुतालिक जो जुड़ी हुई चीज़ें, ख़ास तौर पे जो टैक्सेस की पोजीशन है जिसमें इनहेरिटेंस टैक्स भी आ जाता है, जिसके अंदर फिर विल भी शामिल हो जाती है और कई तरह के ट्रस्ट से भी इसका ताल्लुक़ बन जाता है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हम अगले प्रोग्राम में करेंगे या आज से ही आगाज़ करें? हाँ, इसमें मैं समझता हूँ कि चूँकि अज्यूम करें कि हमने 2 या 3 प्रोग्राम इस पर कर लिए बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन, जी, जिन लोगों ने बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन कर लिया हुआ है, ठीक, उनकी टैक्सेस की क्या पोजीशन है? अच्छा, ये फ़ायदा उनको भी होगा, जो करना चाहते हैं उनको भी होगा। ठीक। और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या इनहेरिटेंस टैक्स जो है, क्या इसकी क्या पोजीशन होगी, क्या ये बचता है अच्छा इनकॉर्पोरेशन के बाद या नहीं बचता? अच्छा, और इसके अलावा हम देखेंगे कि इसका विल के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये आने वाले प्रोग्राम में नेक्स्ट वीक हम इस पर बात करेंगे। बिल्कुल ठीक, बड़ा अहम, ये तो यानी इसके तो कई एस्पेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा किसी ने भी एक छोटा सवाल किया है कि अगर किसी ने ये बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन की तरफ वो चला गया है और उसको थोड़ा सा शुबा है कि ये चीज़ें अकॉर्डिंगली हुई हैं या नहीं हुई हैं, और उसको ज़ाहिर है जो कैपिटल गेन है और उसको स्टैम्प ड्यूटी के भी मसाइल होंगे, उन्होंने पूछा है क्या इसके लिए हमें कोई इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए ताकि कल को कोई इंक्वायरी हो, कोई मुश्किल हो, तो ये लाजमी है या इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए जैसे मैं जिक्र किया कि आम तौर पर कैपिटल गेन की एलिजिबिलिटी के लिए अच्छा, और स्टैम्प ड्यूटी की एलिजिबिलिटी के लिए इंश्योरेंस भी अवेलेबल है। अगर आप समझते हैं कि आपने कंप्लाई किया है सारे रूल से और फिर भी आपको कोई इसमें ख़तरा है, तो फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी से रब्ता करें। बहुत स्पेसिफिक और स्पेशलिस्ट इंश्योरर हैं, हर इंश्योरर नहीं करता। ठीक ठीक, वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो
अवेलेबल होती हैं जनरली जब आपने कर रहे हैं बिफोर और या उस टाइम पर, आफ्टरवर्ड जो है इंश्योरेंस जनरली नहीं मिलती। एक और मैं नुक्ता यहाँ बताता जाऊँ, बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन के लिए लोगों को ये भी कहा गया है कि आपके पास नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप कंपनी में ना डालें प्रॉपर्टीज़, आप जो रेंट है सब प्रॉपर्टीज़ का वो कंपनी में डाल दें, कंपनी बना लें, रेंट कंपनी लेती जाए। अज्यूम करें आपके पास 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको वहाँ से 150,000 पाउंड रेंट आ रहा है, ठीक। तो उनको कहा गया क्योंकि कंपनी का रेट जो है वो 19% है, आप 45% दे रहे हैं या 40% दे रहे हैं, तो क्यों ना आप रेंट जो है कंपनी को दे दें, कंपनी 19% टैक्स पे करेगी और फिर वहाँ से आप डिविडेंड लें। ये भी हमने देखा, ये एडवाइस सही नहीं है। जो कंपनी प्रॉपर्टी ओन नहीं कर रही, ठीक, प्रॉपर्टी जो है ओन ही नहीं कर रही, कंपनी भी पर्सन की तरह, जैसे आप या मैं एक पर्सन, इस तरह कंपनी एक पर्सन है, ठीक, ठीक, अगर आप ओन ही नहीं कर रहे तो आप रेंट कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल ठीक। हाँ, अलबत्ता प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए कंपनी जो है कैन एक्ट एज ए स्टेट एजेंट, कि आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप रादर स्टेट एजेंट को देने की बजाय आपका बेटा बेटी उसको मैनेज कर रहा है, तो सारा रेंट वो ले सकते हैं। फिर मैनेज करने के बाद मैनेजमेंट फ़ी जो चार्ज करने के बाद जो नेट रेंट है फिर भी आपको मिलेगा, आपकी रिटर्न में जाएगा, लेकिन आपको 40 या 45% ही टैक्स होगा। लेकिन ये है कि वो 2-4 प्रॉपर्टीज़ के लिए नहीं, अगर पास नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, 10, 12, 15 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो वो कर सकते। तो ये बड़ा केयरफुल लोगों को होना चाहिए कि उसको रेंट से कंपनी में नहीं डाल सकते। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद का वक्त अब अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और मैं उन लोगों से माज़रत चाहता हूं जिनकी टेलीफोन कॉल्स आज हम नहीं ले सके, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं जो छोड़े गए हैं, वो मैंने अपने सामने रख लिए हैं। अगला जो प्रोग्राम है जिसकी वजाहत अभी खालिद महमूद साहब ने की है कि हम अगले प्रोग्राम में इस मौजू को उस पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और आपके सवालात भी लेंगे। और जैसा कि खालिद साहब बार बार कहते हैं और मैं भी आपसे कहता हूं कि जब भी आप इस सिलसिले में कोई मशवरा लें, जब भी इस सिलसिले में कोई एडवाइस लें, तो ध्यान में रखें कि जिससे आप मशवरा ले रहे हैं, जिसकी आप खिदमात हासिल करें, उस शख्स को क्वालिफाइड प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी मुश्किलात आसान होने की बजाय मज़ीद मुश्किल हो जाएँ। अब मुझे और खालिद महमूद साहब को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मुलाकात होगी।